बैटल थ्रू दी हेवंस के इस लेटेस्ट एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 185 की। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें खाली से नीले आसमान का सीन दिखाया जाता है। और ये जो खाली सा नीला आसमान होता है, यहाँ पे काफ़ी शांति फैली होती है। लेकिन ये शांति थोड़ी देर के लिए दिखती है, क्योंकि तभी आसमान में एक सर्कुलर फॉर्मेशन बनने लगती है। और एट द सेम टाइम एक स्पेशल टनल वहाँ पे अपीयर हुई थी। और ये जो स्पेशल टनल है, इसके अंदर से तुरंत ही जियान की टोली बाहर आती है। और उस स्पेशल टनल से बाहर आने के बाद जिया एक फ्रेश एयर को इनहेल करती है और अपने दोनों बाहों को फैलाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि फाइनली मैं उस बेकार से आइलैंड से बाहर आ चुकी हूँ और आखिरकार मेरे ट्रैप के मेंबर वहाँ पे रहते ही क्यों हैं। और जब जिया ड्रैगन एम्परर से हटके वापस से नटखड़िया जिया की तरह बात करती है, ये सुन के जो जियान की टोली होते हैं वो एक दूसरे के मुंह को देखने लगती है, जिसके बाद ये सभी लोग हेल्पलेसली अपने सर को हिलाने लगते हैं। और भले ही अभी जिया ड्रैगन एम्परर बन चुकी हो, लेकिन अभी भी उस नटखड़िया का कैरेक्टर इसके अंदर जिंदा है। यार, तभी जो जियान होते हैं वो अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाता है और इस जगह को पहचानने के बाद जियान अपने हाथों को फैलाते हुए कहता है, ये जो जगह है ये हमारी एयरलाइंस की टेरिटरी में आती है और इसी वजह से हम बहुत ही जल्दी फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाएंगे। और इतना कहने के बाद जियान अपनी ट्रॉली को लेके लाइटनिंग की स्पीड से फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ शॉट हो जाता है। और अभी जियान की ट्रॉली की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि ये लोग एक के बाद एक सिटी को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब जियान इन शहरों की हालत थोड़ी खराब देखता है तो उसकी बाहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि क्लियरली इन सिटीज़ के अंदर काफ़ी बैटल्स हुई थीं। तभी जियान कहता है कि लगता है पिछले कुछ महीने एयरलाइंस के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। और इतना कहने के बाद जियान अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसके बाद वो किसी मीटियोरॉइड की तरह गायब हो गया था। खैर, इसी के साथ सीन एक बार फिर से चेंज होता है। हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है और इस हॉल के अंदर मास्टर यालो, एंसेस्टर ओवाइन, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। और अभी के टाइम पे इन सभी लोगों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफ़ी गंदे होते हैं। तभी मास्टर यालो पूरे हॉल के अंदर अपनी नज़र घुमाने के बाद कहते हैं कि इस समय के दौरान हमारी एयरलाइंस की 300 सिटीज़ में से सारी सिटीज़ के ऊपर हमला हुआ है। और भले ही इन हमलों को देख के लग रहा हो कि ये अटैक अलग अलग फ्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हाथ होल ऑफ सोल्स का है। और हमें पिल टावर से भी न्यूज़ मिली है और इस न्यूज़ के हिसाब से पिल टावर के एल्केमिस्ट्स के ऊपर स्नीक अटैक और भी बढ़ गए हैं। और इन स्नीक अटैक की वजह से ही कई एल्केमिस्ट चुपचाप से गायब होते जा रहे हैं। और हम सभी को अच्छे से पता है कि इन सब के बीच हाथ किसका है। और मास्टर यालो के इन शब्दों को सुनकर के एंसेस्टर ओवाइन की आंखें गुस्से से भर चुकी थीं और वो अपने गुस्से से भरी आवाज़ में कहते हैं कि होल ऑफ सोल के लोग काफ़ी घमंडी होते जा रहे हैं। इसके शहर में बैठे हुए पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। और होल ऑफ सोल के इन घटिया मेथड्स की वजह से पिल टावर के फर्स्ट एल्डर जैसा शांत इंसान भी एकदम गुस्से से भर चुका है। तभी मास्टर यादव कहते हैं कि अच्छी बात है कि अलायंस ने पहले ही अपनी प्रेपरेशन करके रखी थी और इसी वजह से हम सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी हद तक थक चुके हैं। इस समय के दौरान कुछ न्यूट्रल फैक्शंस जो कि हमारी अलायंस को ज्वाइन करने ही वाले थे, वो होल ऑफ सोल्स के एक्शंस की वजह से इतना डर चुके हैं कि अब वो फैक्शंस हमारी अलायंस को ज्वाइन करने से बेहिचके जा रहे हैं। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहता है तो फिर ये हमारी एयरलाइंस की रेप्यूटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी पिल टावर के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के जो मास्टर यालो की आंखें होती हैं वो एकदम डार्क और चिली हो जाती हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि वो हमारे साथ कर रहे हैं तो खून का बदला खून से लिया जाएगा। और क्योंकि होल ऑफ सोल ने हमारे शहरों के ऊपर अटैक किया है तो हम उनके ब्रांच होल्स को तबाह करेंगे। और मास्टर यालो के इन शब्दों को सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और एंसेस्टर ओवाइन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भले ही स्काईमेंशन अलायंस काफ़ी पावरफुल है, लेकिन अभी भी उनके और होल ऑफ सोल के बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ गैप है। लेकिन फिर भी मास्टर यालो होल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और होल ऑफ सोल की किसी ब्रांच के ऊपर अटैक हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और भाई शेर की गुफा में घुस के अकेला कोई इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा। और जैसा कि होल ऑफ सोल की भयानक रेप्यूटेशन है तो सभी लोग अपनी दुम दबा के इनसे दूर भागना चाहते हैं। तो फिर इनकी टेरिटरी में घुस के होल ऑफ सोल के ऊपर अटैक कौन नहीं करना चाहेगा। और एंसेस्टर ओवाइन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के जो मास्टर यालो होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भले ही होल ऑफ सोल काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन इनके जो पावरफुल एक्सपर्ट हैं वो इनके मेन हेडक्वार्टर में रहते हैं
और जैसा कि आप लोग सोच रहे हो तो इनके ब्रांच होल इतने पावरफुल नहीं हैं, और अगर हम सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर लेते हैं तो फिर हमें इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भले ये बात सच हो कि अभी स्काईमेंशन अलायंस होल ऑफ सोल से काफ़ी वीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ गैप इतना भी नहीं है। और भले ही होल ऑफ सोल को पीछे से हुन क्लैन सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन बाकी के जो एंशिएंट क्लैन हैं उनकी नज़र लगातार हुन क्लैन के ऊपर टिकी हुई है। और इसी वजह से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हुन क्लैन एक बहुत बड़े कैंपेन को यहाँ पे भेजकर स्काईमेंशन अलायंस को तबाह कर देगा। और जियान के पास अभी भी वो ताओ शेशान गॉड का जेट मौजूद है, और अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी होती है कि जियान का वो ताओ शेशान गॉड जेट हुन क्लैन के हाथ हो जाने वाला है, या फिर जो गू क्लैन है वो भी अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाला। और इसी वजह से जब तक गू क्लैन मौजूद है तो हुन क्लैन सीधा हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और जब मास्टर यालो ये सब बातें वो हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को समझा रहे होते हैं, तभी उस हॉल के अंदर एक आवाज़ गूंजती है। एट द सेम टाइम उस हॉल के अंदर काफ़ी सारे लोग अपीयर होते हैं, और ये होती है जियान की टोली। तभी जियान हंसते हुए कहते हैं कि टीचर आप एकदम सही कह रहे हैं, और अगर होल ऑफ सोल हमारी ऐसी मेहमान नवाजी कर रहा है तो फिर हम उन्हें खाली हाथ कैसे लौटने दे सकते हैं। और होल ऑफ सोल कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो चुका है, और अब टाइम आ चुका है कि इनकी थोड़ी बैंड बजाई जाए। और स्टार्टिंग में इस आवाज़ को सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन एंड में जाके इन सभी लोगों के चेहरे शौक से भर चुके थे। एंसेस्टर ओवाइन कहते हैं कि जियान फाइनली तुम वापस आ चुके हो, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते तभी उन्हें कुछ सेंस होते हैं, और एट द सेम टाइम उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा ऑरा बढ़ चुका है। और अभी पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी बड़े ध्यान से जियान को देख रहे होते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं कि एक 2 स्टार दुश्मन, और सिर्फ इन 6 महीनों के अंदर ही तुम दुश्मन स्टार के इनिशियल स्टेज से 2 क्लास के सेकंड स्टार में पहुंच चुके हो। और क्या तुम अपनी स्टनिंग स्पीड को दिखा के हम सभी को एम्बैरस करना चाहते हो? और अभी जो हमारे मास्टर यालो थे वो भी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पिछले 3-6 महीने के दौरान जियान की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी वो जियान के इस इम्प्रूवमेंट से काफी खुश। खैर, तभी मास्टर यालो का ध्यान जाता है जिया के ऊपर, और अभी जिया जियान के पीछे खड़ी होती है। और तभी मास्टर यालो के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और भले ही अभी मास्टर यालो एक हाई लेवल बेंचिंग हो, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल पे है, और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से वो सेंस कर लेते हैं कि जो जिया है वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। और इसी वजह से जो मास्टर यालो होते हैं वो तुरंत ही खड़े होकर जिया के सामने अपने दोनों हाथों को कप कर लेते हैं। और मास्टर यालो एक रिस्पेक्टफुल आवाज में जियान से पूछते हैं कि ये कौन है। और जब मास्टर यालो इस तरीके से बिहेव करते हैं तो एंसेस्टर ओवाइन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी कुछ सेंस कर लेते हैं। तभी दोनों बुढ़ों की आंखें शौक से भर जाती है, और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इस ट्रिप के दौरान अपने साथ एक न्यूक्लियर मिसाइल को लेके लौटेगा। और मास्टर यालो को अपने सामने ऐसे बिहेव करते हुए देख बेचारी जिया थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है। और जिया पहले भी मास्टर यालो से मिल चुकी है, लेकिन तब जिया एक छोटी बच्ची थी। तभी जिया यहाँ हंसते हुए कहता है कि टीचर, ये जिया है जिसे कि आप पहले ही मिल चुके हो, लेकिन अब ये एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्परर है, और ये मेरे यहाँ पे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए आई है। और जब एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्परर की बात एंसेस्टर ओवाइन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर सुनते हैं तो दोनों के दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और तुरंत ही दोनों की हैरानी से भरी नज़र जाती है जिया के ऊपर। और ये दोनों बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि जियान की दोस्त इतनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के साथ है, क्योंकि एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन एम्परर एंशिएंट क्लैन के सभी लोगों की आंखों में एक बहुत ही मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है, और काफ़ी लोगों की आंखों में तो एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब का एक नॉर्मल सा एक्सपर्ट भी एक बहुत ही रेयर एग्जिस्टेंस है। क्योंकि भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स सेंट्रल प्लान के अंदर बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और इसी वजह से लोगों की आंखों में जिस तरह से वो ऑटो में एंशिएंट क्लैन के एक्सपर्ट्स हैं, वैसे ही एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब भी है। और एंशिएंट बॉड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन एम्परर कंपेरेबल है हुन क्लैन और गू क्लैन जैसे सुपर फ्रैक्शन के क्लैन लीडर्स से। और ऐसे एक्सपर्ट उस टेफ लेवल पे होते हैं कि इनसे कभी एंसेस्टर ओवाइन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर जैसे पावरफुल एक्सपर्ट भी नहीं मिले। और इसी वजह से जब जियान बताते हैं कि वही लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर हैं, ये तो हॉल में बैठे हुए सभी लोग शॉक में चले गए थे। और जियान के इन शब्दों को सुनकर तो मास्टर यालो भी शॉक हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को कप करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि डी जिया, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि आपकी असली पहचान यही है।
और मास्टर यावलो को कैसे बिहेव करते हुए देख जो जिया होती है वो काफी अजीब फील करती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जो जिया वेया है वो मास्टर यावलो को अपने फादर की तरह मानता है, और इसी वजह से वो मास्टर यावलो के सामने अपनी ड्रैगन एम्परर वाली आइडेंटिटी को दिखाना नहीं चाहती थी। और अभी जिया को देख के जियान को भी समझ आ चुका था कि जिया क्या सोच रही है। इसी वजह से वो मुस्कुराते हुए कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और अब जिया को अभी भी पहले वाली छोटी लड़की की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। खैर तभी जियान टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि टीचर जैसा कि आपने ही पहले बोला था कि हमें ओलफ सोल के ऊपर अटैक करना है, तो आपने ये भी सोच रखा होगा कि हमें पहले कौन सी ओलफ सोल की ब्रांच को तबाह करना है। लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद मास्टर यावलो का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, और वो कहते हैं क्योंकि हम काफी टाइम से ओलफ सोल की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें इनके बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। और सेंट्रल प्लान के अंदर ओलफ सोल की काफी ब्रांचेस मौजूद हैं, और इन सभी ब्रांच होल्स में से 24 ऐसे ब्रांच होल्स हैं जिन्हें कि ओलफ सोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और इन्हें ओलफ सोल दी सोल कहता है। और मुझे जिस होल में कैद करके रखा गया था वो भी इस दी सोल का ही एक पार्ट था। जियान कहता है दी सोल, लेकिन जियान ने दी सोल के बारे में कभी भी नहीं सुना होता। मास्टर यावलो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि दी सोल से ऊपर होते हैं टियांगोंग होल, और जो टियांगोंग होल्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हेवनली, अर्थ और मैन। और जो ओल ऑफ सोल के मेन हेडक्वार्टर्स हैं वो हेवन होल में मौजूद हैं, लेकिन अभी हमें उन होल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, और इसी वजह से इस बार हम लोग उनके टियांगोंग होल्स के मेन होल को टारगेट करेंगे। जियान कहता है मैन होल, तो इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? ये सुन के मास्टर यावलो कहते हैं कि जो अर्थ लेवल का होल है उसे ओल ऑफ सोल का डेप्यूटी चिप कंट्रोल करता है, और वहीं इस मैन होल की रखवाली करते हैं फर्स्ट टियानजुन और सेकंड टियानजुन। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ओल ऑफ सोल ने अपने और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेज के मैन होल के डिफेंसेस को और भी पावरफुल कर दिया होगा। ये सुन के जियावन कहता है कि वो थर्ड टियानजुन ऑलरेडी मेरे हाथों से टपक चुका है, और वहीं अगर बात करें सेकंड टियानजुन यानी कि सेंट की, तो वो सिर्फ एक हाई लेवल का बेंचिंग है, और अगर हम उससे दोबारा से मिलते हैं तो हमें उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम इस मैन होल को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और भले ही जब जियान के चेहरे पे स्माइल हो, लेकिन ये जो स्माइल थी काफ़ी डार्क और कोल्ड होती है। और अभी जियान के अंदर होल ऑफ सोल से उसकी हड्डियों तक बस चुकी थी, क्योंकि जब से जियान अपने होम टाउन से बाहर निकला है तो होल ऑफ सोल ने उसकी नाक में दम करके रखा है, और वो कई बार होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से मरते मरते बचा है। लेकिन अब जियान बड़ा हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है कि ओल ऑफ सोल से अपने सारे मैटर को एकदम बराबर भी किया जाए। तभी जियान एंसेस्टर हुआ और पिल टावर के फर्स्ट एंड की तरफ देख के कहता है कि ओल ऑफ सोल के इस मैन होल को तबाह करने का पूरा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, और क्योंकि जिस तरह से हम उनके होल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से आप दोनों को यहाँ पे रह के इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी मास्टर यावलो जियान से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ओल ऑफ सोल की उस सोल की लोकेशन कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव है, और अगर तुम्हारे पास ऐसे लोकेशन का मैप भी होता है तब भी तुम्हें इसे ढूंढने में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनने के बाद जियान थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन एंड में जाके ओपन एंसेस्टर को हाँ में हिला देता है। और वैसे भी अभी अपना जियान अकेला नहीं है, उसके साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी है, यानी कि अपनी जिया, जो कि इस टाइम पे एक 4 स्टार दोशिंग है। और इसी वजह से अभी सेंट्रल प्लान के अंदर से बहुत ही कम एक्सपर्ट हैं जो कि जियान की इस भयानक सी लाइनअप के सामने खतरा बन सके, और अगर इनके सामने ओपस्टोन का चीफ भी आ जाता है तो उसे भी इसे फाइट करने में काफी परेशानी होगी। खैर तभी टीचर यावलो कहते हैं कि तुम सभी लोग थोड़ा रेस्ट करो, जिसके बाद हम इस मैन होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलेंगे। और अभी मास्टर यावलो की आंखें भी काफी फियर्स हो चुकी थीं, क्योंकि ओल ऑफ सोल की वजह से काफी बार मास्टर यावलो और जियान को छुपते फिरना पड़ा है, और अब टाइम आ चुका है कि छुपम छुपाई का खेल खत्म किया जाए। और अगर जियान और मास्टर यावलो और एक चोट का बदला नहीं लेते तो फिर इन टीचर और डिसाइपल दोनों के ही दिल को ठंडक नहीं मिलने वाली। और जब जियान ये सब सोच रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है डैडी, और जैसे ही जियान अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे उसे हवा में भागती हुई लिटिल जाओजाओ दिखाई देती है, और जाओजाओ को देखते ही जियान तुरंत ही आगे बढ़ के उसे अपने गले से लगा लेता है। और अभी लिटिल जाओजाओ की बड़ी बड़ी आंखें अटकी होती हैं जियान के ऊपर, और जब अपने चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कायन कहीं पे भी नहीं दिखाई देती तो वो जियान से पूछती है कि डैडी मम्मी कहाँ पे गई। और लिटिल जाओजाओ के इस सवाल को सुन के जियान कहता है कि मम्मी अभी ट्रेनिंग कर रही है, और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मम्मी
तुरंत ही लिटिल जाओ जाओ के पास वापस आ जाएगी। और जब जियान लिटिल जाओ जाओ को हक कर रहा होता है तो तुरंत ही उसका चेहरा सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि वो सेंस करता है कि जाओ जाओ की बॉडी के अंदर जो माइटी एनर्जी रैंडम तरीके से फ्लोट कर रही थी वो भी शांत हो चुकी है। और अभी सीन को देख के ऐसा लगता है कि जैसे जाओ जाओ चाहेगी ये एनर्जी वैसे ही फ्लो करेगी। तभी इस साइड में खड़े हुए मास्टर याओलो कहते हैं कि हमारी लिटिल जाओ का जो टैलेंट है वो बहुत ही खतरनाक है, और सिर्फ इन 6 महीनों के अंदर ही जाओ जाओ अपनी बॉडी के अंदर एक सारी की सारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख चुकी है, और अब उसे ट्रू दोजो बोला जा सकता है। जियान लिटिल जाओ जाओ के सर को सहलाते हुए कहता है दोजो। और अभी जियान अंदर से काफी बेटर फील कर रहा था, क्योंकि उसे दोजो क्लास में पहुंचने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन अगर बात करें लिटिल जाओ जाओ की, तो फिर उसके पैदा होने की देर थी, क्योंकि वो पैदा होते के साथ ही एक एलीट दोजो थी, और इस वजह से थोड़ा हेल्पलेस फील करता है। और जिन नजरों से अभी मास्टर याओलो जाओ जाओ को देख रहे होते हैं वो एक ग्रैंडफादर की नजरें होती हैं। याओलो आगे कहते हैं कि ये पल रिफाइनमेंट में भी काफी इंटरेस्टेड है, और मैं बस इसके थोड़ा और बड़े होने का वेट कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसे फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसके बाद मैं एक हेवनली फ्लेम को ढूंढूंगा और उसे जाओ जाओ से फेमिलियर करवाऊंगा। ये सुन के जियान काफी हेल्पलेस फील करता है और कहता है कि टीचर आप इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हो। और जब जियान जिया की क्यूरियोसिटी से भरी नजरें अपने ऊपर पाता है तो वही जाओ जाओ को उसे पकड़ा देता है, और तभी लिटिल जाओ जाओ और जिया एक दूसरे को बड़ी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। सियाओन को, जो कि अपनी स्टोरिंग से एक जेट बॉटल को बाहर निकालता है, और इस जेट बॉटल के अंदर मौजूद होता है गोल्डन कलर का लिक्विड। लेकिन ये जो लिक्विड था सिर्फ एक ही ड्रॉप थी, मगर ये जो छोटी सी बूंद होती है इसके अंदर से एक बहुत भयानक लेवल की एनर्जी बाहर आती है। और जैसे ही मास्टर यावला इस जेट बॉटल को देखते हैं तो तुरंत उनके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी इस जेट बॉटल के अंदर से एक टेरिफाइंग लेवल की स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहे थे। यावला कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये सुन के सियाओन मुस्कुराते हुए कहता है कि जेट बॉटल के अंदर उस एक्सपर्ट का ब्लड है जो कि अपनी जिंदगी में हाफ 2 लेवल तक पहुंच चुका था, और टीचर अगर आप इसे अब्जॉर्ब कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी 2 के 1 स्टार में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। ये सुनकर टीचर याओ केयरफुल तरीके से उस जेट बोल्ट को पकड़ लेते हैं, और अभी मास्टर याओ बड़े ही ध्यान से इस जेट बोल्ट को देखने में लगे हुए थे। और अभी मास्टर याओ के चेहरे पे तो रिजेक्ट मौजूद होती है, क्योंकि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही प्रीशियस है, और अगर सियाओन इसे एब्जॉर्ब करता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और टीचर याओ के चेहरे को देख के सियाओन को समझ आ जाता है कि भाई मास्टर यावल सोच कह रहे हैं। वो कहता है कि टीचर मैं इसे ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ, और अगर मैं दोबारा से इसे कंज्यूम करता हूँ तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। और टीचर अब आपको ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो हम लोग तुरंत ही हॉल ऑफ सोल के उस मैनुअल के ऊपर अटैक कर देंगे, जिसके बाद हम सेंट्रल प्लेन से उसका नामो निशानी मिटा देंगे। और इससे पहले कि मास्टर याओ और भी बहाने बना पाते, उससे पहले जियान जिया और जाओ को पकड़ के सोल से बाहर चला जाता है। और अभी मास्टर याओ की आंखें भी जाते हुए जियान के ऊपर टिकी होती है, और जियान को वहां जाते हुए देख मास्टर याओ थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मास्टर याओ की आंखें एकदम डिटर्मिनेशन से भर जाती है। खैर इस टाइम के दौरान जो अपना जियान होता है वो लगातार फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर ही बना रहता है, और क्योंकि इस टाइम के दौरान जियान के पास कुछ करने को नहीं होता तो वो लिटिल जाओ जाओ को कुछ 2 स्किल सिखाने लगता है। और जब जियान पहली बार लिटिल जाओ के शॉकिंग टैलेंट को देखता है तो उसका मुंह शॉक की वजह से खुला खुला रह जाता है, और अभी जियान को ऐसा लग रहा होता है कि वो लिटिल जाओ के सामने जीनियस कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके टाइम पे जब उसे वुटान सिटी के अंदर जीनियस बोला जाता था वो अब जाओ के सामने एक चीड़े की तरह लगता है। और इसी वजह से अगले 5 दिनों तक अपने फादर होने की फीलिंग के फुल मजे लेता है। और इस फादर होने की फीलिंग से जियान को महसूस होता है कि फाइनली अब वो मैच्योर हो चुका है, क्योंकि अब वो एक कमजोर सा लड़का नहीं रहा, बल्कि वो बन चुका है दू की कॉन का एक पीक एग्जिस्टेंस। यार इस टाइम के दौरान मास्टर यावला जो कि ट्रेनिंग में गए हुए थे वो 6वें दिन जियान के सामने अपीयर होते हैं, और मास्टर याओ की बॉडी से निकल रहे टेरिफाइंग ऑरा सेंस करके जियान को समझ आ जाता है कि जो अपने मास्टर याओ हैं वो फाइनली 2 के 1 स्टार में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और मास्टर याओ को 2 क्लास में एडवांस करते हुए देख के भी जियान कुछ खास हैरान नहीं होता, क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। अगर उसके साथ डिमेंशन वैंग के ब्लड को भी मिला दिया जाए तो फिर उनके लिए दूसरे क्लास में एडवांस करना नॉर्मल सी बात है। जैसे ही मास्टर यावला अपने रिट्रीट से बाहर आते हैं तो उसके अगले दिन ही जियान की टोली हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करने के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन से रवाना हो जाती है। और स्काई मैंशन अलायंस के अंदर भी वैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें कि ये पता हो कि अब स्काई मैंशन अलायन हॉल ऑफ सोल की 8 का जवाब पत्थर से देने वाली है। और अगर बात करें बैरियल माउंटेन रेंज की तो वो सेंटर प्लान के साउदर्न और वेस्टर्न रीजन के बीच में मौजूद होती है, और इस जगह के ऊपर नीचे जमीन होने की वजह से इस जगह पे एक बहुत ही डेंजरस ऑरा फैला होता है, और इस जगह पे डेड बॉडीज की सेंट भी फैली
वाली होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 600 किलोमीटर के दायरे में जो भी मरता था उसे यहीं पे दफनाया जाता था। और इसी वजह से ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो बैरियल माउंटेन रेंज है ये डेड बॉडीज के ऊपर ही बनी हुई थी। और इसी वजह से नॉर्मली कोई भी इंसान यहाँ पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसे भूतों से भरे इलाके के बीच में कौन ही रहना चाहेगा। और इस बैरियल माउंटेन रेंज के अंदर थोड़ी देर तक और शांति फैली रहती है। तभी इसके अंदर एक स्विस का साउंड सुनाई देता है और एट द सेम टाइम कई रे ऑफ लाइट अपीयर होती है। तभी हमें एक बड़े से ग्रुप के पहाड़ के ऊपर लैंड होते हुए देखते हैं। और अभी इन सभी लोगों की नजर अटैकी होती है इस माउंटेन एज के डीपेस्ट पार्ट में। और अब इन लोगों की जिस जगह पे नजरें टिकी होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके पीछे का जो स्पेस था वो फ्लक्चुएट हो रहा था। तभी मास्टर येव डीपेस्ट रीजन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ट्यांगोंग हॉल का मेन रोल इस बैरियल माउंटेन के डीपेस्ट पार्ट में मौजूद है, लेकिन वो जो जगह है उसे कवर किया गया है एक स्पिरिचुअल बैरियर से। और जैसे ही इस बैरियर के अंदर कोई एंटर करता है तो हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट तुरंत ही उसे सेंस कर लेंगे। ये सुन के जियान अपने सर को हाँ मिलाता और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है जिया के ऊपर। और ये देख के जिया के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है। और जैसे ही ये अपने हाथ को वेव करती है तो उस डिस्टॉर्टेड स्पेस का जो आसपास का स्पेस था वो तुरंत ही फ्लक्चुएट होने लगता है। और ये फ्लक्चुएशन से भरा स्पेस तुरंत एक स्पेशल बैरियर में ट्रांसफॉर्म होकर इस पूरी जगह को कवर कर लेता है। खैर तभी जिया इसके डार्क और कोल्ड नजर आती है सामने की तरफ, पर वो अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि इस बार हॉल ऑफ सोल का कोई भी एक्सपर्ट नहीं बचना चाहिए। और हॉल ऑफ सोल भले ही तुमने 15 सालों तक मेरी बैंड बजाई हो, लेकिन अब बदला लेने का टाइम आ चुका है। यार उस डिस्टॉर्टेड स्पेस के पीछे एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा मौजूद था और यहाँ पे चारों तरफ सूखी ही सफेद सफेद हड्डियां फैली होती है। और इस जमीन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा काले रंग का होल खड़ा हुआ था। और अब इस बड़े से होल के अंदर से एक डार्क और चिली एनर्जी फैल रही होती है। और इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर से कई बड़ी बड़ी ब्लैक चेन्स बाहर की तरफ फैली हुई थी और इन सभी डार्क चेन्स के ऊपर ब्लैक फॉग लिपटी होती है। लेकिन ये जो जगह होती है यहाँ पे एक अजीब साइलेंस फैला होता है और ऐसे साइलेंस की वजह से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर ये शांति से भरा वातावरण थोड़ी देर तक और चलता रहता है, लेकिन तभी इन डार्क ब्लैक चेन्स के ऊपर 15 ब्लैक फॉग से बने हुए फिगर अपीयर होते हैं और ये सभी लोग एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, जिसके बाद ये एक साथ में आ जाते हैं। और तभी एक भूत जो कि इस भूतों की टोली का लीडर लग रहा था वो एक अजीब सी आवाज में कहता है, लेट्स गो, हमारे मिशन पे जाने का टाइम आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार हम लोग सफिशिएंट सोल बॉडीज को कैप्चर कर पाएं। तभी इस भूतों की टोली में से एक बंदा हंसते हुए कहता है कि ओल्ड डिमन लियो की टोली ने कुछ दिनों पहले स्काई मैंशन की कई सिटीज के ऊपर हमला किया था और इस हमले के दौरान वो सफिशिएंट सोल्स को इकट्ठा नहीं कर पाए, बल्कि फर्स्ट यान ने उन्हें इनाम भी दिया है। और इसी वजह से इस बार हम लोग भी स्काई की कई सिटीज के अंदर खून की नदियां बहा देंगे। ये सुन के इस भूतों की टोली का 2 लीडर होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन याद रखना कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को मूव करता और तुरंत ही ये सारे के सारे लोग एक ब्लैक फॉग में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से शूट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सारे के सारे भूत उस स्पिरिचुअल बैरियर से बाहर जा पाते, तभी इन सभी भूतों की जो बॉडी होती है उनकी जगह पे ही थम जाती है। एट द सेम टाइम इन सभी का जो नॉमिनेशन होता है वो इस सीन से ही गायब हो जाता है और इन 15 लोगों को चीख चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि एक भयानक लेवल के स्टोन तुरंत ही इनके परकच्चे उड़ा देती है। और जब ये पूरा ग्रुप इनहेलेट हो जाता है तभी उससे स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल होल अपीयर होता है और तुरंत ही युवन के टूले स्पिरिचुअल होल से बाहर आती है। तो वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना यार। तो चलिए यार इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।